हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो फोर्सेस के ऊपर की थी। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो हमारा लेक्चर 3 था उसका पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग जो बात करेंगे वो न्यूटन के लॉज के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जो न्यूटन के तीनों बेसिक लॉज हैं जिनके ऊपर पूरी मैकेनिक्स डील होती है उसकी चर्चा करेंगे और साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट हम सूडो फोर्स का भी देखेंगे। तो चलिए देखिए, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम देते हैं गैलीलियन लॉ। कारण क्या है? इस न्यूटन साहब से पहले जो इसकी वर्डिंग थी वो किसने? गैलीलियो साहब ने दी थी। ठीक है, उसके बाद न्यूटन साहब आए, उन्होंने इसको और मॉडिफाई किया और बताया हम लोगों को। तो फर्स्ट लॉ गैलीलियो साहब ने ही दे दिया था न्यूटन का। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया देखिए क्या बोलता है, कहता क्या है? ये कहता है कि अगर हम लोग डायरेक्ट समझते हैं इसे एक फ़ोटो से कि क्या है, ये हमारे पास एक m मास का कोई ब्लॉक है जो सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ग्राउंड के ऊपर। ठीक है, अभी ये किस स्टेट में है? ये रेस्ट में है। ठीक, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में अभी रखा हुआ है तो ये हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रखा रहेगा। ठीक, दूसरा फोटो, ये डब्बा m मास का, इसमें पहिए लगा दिए, कार है। ठीक है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, v इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अगर ये v वेलोसिटी से मूव करता जा रहा है, ठीक, तो हमेशा ये v वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि इस पर से कोई बाहरी फोर्स काम ना करे आकर। ठीक है, देखिए ये रेस्ट में है, ये मोशन में कब आएगा? जब इस पर क्या होगा? कोई फोर्स एक्ट होगा। कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से कोई आदमी आ जाए, ठीक है, और इस मास को फोर्स लगा दे, एफ फोर्स लगा दे, डब्बा चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन है? एक्सटर्नल फोर्स है। इसमें अगर इस गाड़ी को हमें रोकना है तो पीछे से कोई एक फोर्स ऐसा लगा दे, ठीक, और ये गाड़ी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे रुक जाएगी। तो ये भी क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। मतलब क्या है कहने का कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। देखिए एक और तरीका, इसको हम क्या देख सकते हैं कि अगर बॉडी पर एफ नेट इक्वल्स टू 0 है, अगर बॉडी पर फोर्स 0 है, इस बॉडी पर क्या है? फोर्स 0 है, रेस्ट में पड़ी हुई है। अगर इस बॉडी पर फोर्स 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। ठीक, और अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का 0 है, ठीक, तो फोर्स भी उस बॉडी पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट लॉ किस चीज़ को डिफाइन कर रहा है? ध्यान से देखिए, ये किसकी कंडीशन आ गई? फ्रेम की। फ्रेम, और कौन सा फ्रेम? इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम की कंडीशन। मतलब फर्स्ट लॉ से हम किसको सिग्निफाई कर सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम को सिग्निफाई कर सकते हैं, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं? जहां एक्सेलरेशन 0 होता है, कोई फोर्स नहीं होता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, ठीक, न्यूटन का सेकंड लॉ भी वहां वैलिड होगा। ठीक है, किस तरीके से आगे देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमको क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्या ये कहानी बोलता है, इसीलिए इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक, अगला जो हमारा सेकंड लॉ है न्यूटन साहब का, न्यूटन सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक, न्यूटन साहब अपने सेकंड लॉ में ये बोलते हैं, एक लाइन और ये पूरी कहानी बदल देती है मैकेनिक्स की। ठीक,
केवल एक लाइन बोली और कहानी पलट गई पूरी। मतलब क्या है इनका कि यहाँ एक इसका मीनिंग समझते हैं। कोई ब्लॉक है m मास का, वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। ये उसकी लोकेशन a है और ये इसी ब्लॉक की लोकेशन b है। यहाँ वेलोसिटी इसकी v2 हो चुकी है, ठीक। मास m ही है। यहाँ t इक्वल्स टू T1 था, यहाँ t इक्वल्स टू T2। मतलब ये ब्लॉक कहीं से आ रहा होगा, ठीक। ओरिजिन हमने यहाँ पर मान रखे हैं इसके 0,0,0, इस जगह से यहाँ तक आया, ठीक। ए लोकेशन पे पहुँचा, तब तक कितना टाइम ले चुका है ये ब्लॉक? T1 टाइम ले चुका था यहाँ तक आने में। यहाँ तक पहुँचने में T2 टाइम लिया। इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v1 थी, इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी v2 थी। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। यहाँ मोमेंटम इस जगह p1 कितना है भैया? m इंटू v1, और यहाँ पर p2 कितना है? m इंटू v2, ठीक। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1 ओवर t2 माइनस t1, ठीक है। नोट करते रहिए। अच्छा, जगह बच रही है ऊपर, देखिए यहाँ लिख लेते हैं। तो f इज प्रोपोर्शनल टू, अब p2 क्या है? m v2 माइनस m v1 अपॉन t2 माइनस t1। हैंस f इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ठीक। ये हमारे पास क्या आ गया? फोर्स आ गया। f इक्वल्स टू k m डेल्टा v ओवर डेल्टा t, ठीक है। k इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 एक्सपेरिमेंटली। f इक्वल्स टू क्या आ गया? m इंटू डेल्टा v ओवर डेल्टा t। देखिए ये हमारे पास फोर्स आ गया, और इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एवरेज फोर्स भी बोलते हैं। F इक्वल्स टू m डेल्टा v ओवर डेल्टा t। F लिमिट t टेंड्स टू 0, m डेल्टा v ओवर डेल्टा t। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? m dv ओवर dt, ठीक। डेल्टा v ओवर डेल्टा t क्या होता है बेटा? ये हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन होता है, ठीक। और dv ओवर dt क्या होता है? ये होता है एक्सेलरेशन, कौन सा? इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक। दो तरीके के एक्सेलरेशन होते हैं, आपको शायद पता होगा, ठीक। नहीं पता होगा तो क्लास 11th में आपने मतलब फोकस नहीं किया। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v ओवर डेल्टा t। मतलब जो वेलोसिटी का चेंज है थोड़ा हमने ज़्यादा लिया है, ठीक। यहाँ पर हमने इंस्टेंट की बात कर दी। मतलब क्या है इंस्टेंट का? मतलब क्या है कि ये बाइक जा रही है, ये कार जा रही है, ठीक है, और कार जस्ट 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ी, उसकी वेलोसिटी में उस टाइम पे जो चेंज हुआ है केवल थोड़ा सा बढ़ने पर, वो क्या देगा हमको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो हमारे पास भी एवरेज फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स आते हैं इसी तरीके से। लेकिन फोर्स क्लियर हो गया। फोर्स F इक्वल्स टू m इंटू डी वी ओवर डी टी। तो F बराबर क्या आ गया? m इंटू ए, ठीक। ये आपके पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हुई कब? थोड़ा खेल समझते हैं यहाँ। ये न्यूटन का सेकंड लॉ था। प्रॉब्लम कब चालू हुई? न्यूटन के सेकंड लॉ के साथ या फिर फर्स्ट लॉ के साथ भी। देखिए जब हम पहुंचे कुछ ऐसे फ्रेम्स में जिनके बारे में हमें पहले तो पता नहीं था। जैसे 2 फ्रेम लेते हैं, दोनों फ्रेमों को आप स्टडी करिए। एक ये कार है, ठीक है, बड़ी सी कार बनाते हैं, ये कार है, ठीक। यहाँ पर एक आदमी एक खड़ा हुआ है और यहाँ से एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। दूसरा केस,
ये वेइंग मशीन रखी हुई है जो वेट को मेजर करती है आपके, जिस पर आप खड़े होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मशीन होती है जिसके ऊपर खड़ा होकर आप वजन चेक करते हैं, वही होती है वेइंग मशीन। और इस पर एक आदमी खड़ा हुआ है। वेइंग मशीन हमेशा रीडिंग देती है। इसकी रीडिंग क्या होती है वेइंग मशीन की? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो भी नॉर्मल रिएक्शन आदमी दे रहा होगा इस वेइंग मशीन पे, वही इसकी रीडिंग होगी और वही इसका वेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या लिफ्ट है, लिफ्ट। अब देखिए दोनों केस देखते हैं। अभी ये क्या है? रेस्ट में है, रेस्ट में है। जब ये रेस्ट में है, रेस्ट वाला पहला केस रेस्ट वाला, ठीक है, तो देखिए इसके साथ कहानी है, रस्सी से पेंडुलम लटका है, एम मास का पेंडुलम है, एम मास का पेंडुलम है। इसका एफबीडी बनाते हैं तो नीचे क्या लग रहा होगा? mg, और ऊपर क्या लग रहा होगा? टेंशन। ठीक, तो T बराबर mg, ये क्या है? बैलेंस है। ठीक है, एक ऑब्जर्वर ये ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, और ये गाड़ी कहाँ चल रही है? ग्राउंड पर ही चल रही है। ये ऑब्जर्वर B है। देखिए इस केस में, पहले वाले केस में, जब ये कार रेस्ट में है, ठीक, तब चाहे ये अंदर वाला ऑब्जर्वर देखे, ये बाहर वाला ऑब्जर्वर देखे, दोनों के लिए टेंशन T बराबर mg आने वाला है। ठीक, इस वाले केस में आते हैं, लिफ्ट वाले केस में। अभी लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही, कहीं नहीं जा रही है। इस आदमी का अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो देखिए mg नीचे लग रहा है, एम मास का आदमी है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, तो आदमी बैलेंस है, मतलब n इक्वल्स टू mg, फोर्स बैलेंस होने चाहिए। देखिए रेस्ट में एक आदमी ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ये और ये दोनों क्या नोटिस कर रहे हैं? अपने वेट को, n बराबर mg। ठीक है, ध्यान से देखना, ये B ऑब्जर्वर है और यहाँ एक और ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, A ऑब्जर्वर। ये भी क्या इसका वेट ऑब्जर्व कर रहा है? कितना? n बराबर mg। और ये बाहर वाला भी ऑब्जर्वर इसका वेट कितना मेजर कर रहा है? n बराबर mg। अब खेल स्टार्ट होगा, केस नंबर 2, जब ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक, ये गाड़ी a एक्सेलरेशन से मूव करने लग गई, तो देखिए कहानी क्या होगी। अभी जो पेंडुलम ऐसा लटका हुआ है, कुछ देर बाद ये पेंडुलम ऐसा आ जाएगा, कोई थीटा एंगल बनाकर। ठीक है, अगर ऐसा आ गया और ऐसा आने के बाद ये क्या हो जाएगा? रेस्ट में आकर रुक जाएगा, रुका रहेगा। देखिए गाड़ी जैसे ही आपने एक्सेलरेट की, एकदम अचानक से पेंडुलम ऊपर आ गया और यहीं पर आकर रुक गया। ठीक, फिर ये थोड़ा थोड़ा हिलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका केस देखते हैं कि अब इसका फ्री बॉडी बनाते हैं, आप किस तरीके से बनेगा। तो इस पेंडुलम को, ये ऐसा पेंडुलम है, ये एंगल थीटा है, ये टेंशन T ऊपर होगा। ठीक, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, T कॉस थीटा, T साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा है? mg। ठीक, नीचे mg लग रहा है। अच्छा ध्यान से देखना, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, इस वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग देखिए जरा ध्यान से, इस पेंडुलम के ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? T cos थीटा ऊपर, mg नीचे। ओके, ऊपर नीचे वाले फोर्स बैलेंस कर देते हैं, T cos थीटा बराबर mg। अब अभी तो ये पेंडुलम कहीं नहीं जा रहा, अब तो ये रुक गया आके। अगर रुक गया है तो देखिए इसको रुक जाना चाहिए था, लेकिन जरा देखिए पेंडुलम पे पीछे कोई फोर्स नहीं लग रहा, आगे एक फोर्स लग रहा है। आगे कौन सा लग रहा है? T साइन थीटा, T साइन थीटा। जरा ध्यान दीजिए, T साइन थीटा जो फोर्स आगे लग रहा है, इसको कोई पीछे रोकने वाला फोर्स नहीं है। अगर पीछे रोकने वाला नहीं है तो ये पेंडुलम यहाँ अटका क्यों है? इसको तो आगे चला जाना चाहिए था। ठीक है, कौन लेकर जाता? T साइन थीटा, आगे भाग जाना चाहिए था, बट ये पीछे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? सबसे पहला सवाल तो यही है। ठीक, किस कारण से रुका हुआ है? ठीक, सेम यहाँ अब देखिए, अगर इस लिफ्ट को मैं ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला देता हूँ, ठीक, अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर चला दिया तो इसका अब मैं एफवीडी बनाऊंगा। अब मैं एफवीडी बनाऊंगा तो देखिए क्या कहानी होगी। केस 2, ठीक है, ये नीचे क्या लग रहा है? mg, ऊपर क्या लग रहा है? n, और ऊपर क्या जा रहा है? a से, ए एक्सेलरेशन से। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, कहानी देखेंगे तो देखो इसका क्या आएगा? n ऊपर फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो n माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो n कितना आ रहा है? mg प्लस ma। ये रीडिंग आ रही है बाहर वाले के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर अंदर वाले की बात करें, अंदर वाले की, जो अंदर ऑब्जर्वर बैठा हुआ A, इसके रिस्पेक्ट में तो देखिए ये जो लिफ्ट है ना,
जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है ये भी उसी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर इसके ये क्या है बी के रिस्पेक्ट में स्टडी हुई है, अगर ए के रिस्पेक्ट में स्टडी करें तो देखिए, थोड़ा मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसके। अगर बी के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो सॉरी ए के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो देखिए इसका कोई ऊपर एक्सेलरेशन नहीं है, वो तो बी के रिस्पेक्ट में था कि पूरा फ्रेम ए से जा रहा था, ए के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस बंदे की कहानी क्या होगी, नीचे क्या लग रहा होगा mg और ऊपर क्या लग रहा होगा n बराबर mg। ओहो, कहानी पलट गई। देखिए बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है, रीडिंग वेइंग मशीन की ये आ रही है, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में रीडिंग ये आ रही है, इस वाले केस में आई है। बाहर वाला क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि ये फोर्स, अगर ये लटका हुआ है तो ये फोर्स कहाँ से आ गया भाई, ठीक। अगर ये फोर्स है तो इसको आगे जाना चाहिए। और अगर अंदर वाले की मैं बात करूँ, अंदर वाले की मैं बात करूँ, जो अंदर वाला इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा वो क्या देख रहा होगा, वो इसको रेस्ट में देख रहा होगा, ठीक है, वो इसको रेस्ट में देख रहा होगा। और ये क्या चाहता है कि अगर टी साइन थीटा अगर इधर लग रहा है तो ये जा क्यों नहीं रहा है, आगे क्यों नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन दोनों फ्रेमों की अगर हम बात करें, इस फ्रेम की बात करें, ये ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में ये फ्रेम ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ए एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है कोई भी फ्रेम तो वो कौन से फ्रेम होते हैं, नॉन इनर्शियल। आप लोगों को याद होंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक। ये भी ऑब्जर्वर जो बाहर से देख रहा है इसके रिस्पेक्ट में भी ये फ्रेम कौन सा है, नॉन इनर्शियल। और सबसे बड़ी बात, नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स के लॉज वैलिड ही नहीं होते हैं। सेकंड लॉ आप लगा कहाँ से रहे हैं जब वैलिड ही नहीं है, ठीक। अब वैलिड नहीं है, अब क्या करें, अब खेल क्या करें इनके साथ, किस तरीके से सॉल्व होंगी प्रॉब्लम्स, देखिए सॉल्व होंगी। अब हम सूडो फोर्स की हेल्प लेंगे, और सूडो फोर्स की हेल्प लेकर जो नॉन इनर्शियल फ्रेम की प्रॉब्लम है यहाँ पर कौन से लॉ लगाएंगे, न्यूटन के सेकंड फर्स्ट लॉ दोनों लग सकते हैं। केवल किसकी हेल्प लेंगे हम लोग, सूडो फोर्स की। थर्ड लॉ तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड लॉ तो वैलिड ही होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, लेकिन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वैलिड नहीं होते हैं, ठीक। तो हम सूडो फोर्स की हेल्प लेंगे, एक पीछे इसमें ऐसा फोर्स लगा देंगे, एक पीछे ऐसा फोर्स जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये m इंटू ए ये पीछे जा रहा हो। अब देखिए टी साइन थीटा और एम ए क्या हो गया, बैलेंस हो गया आपस में, ठीक। तो सूडो फोर्स के हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, तरीके से करेंगे और सब कुछ देखेंगे उसका, ठीक। अभी फ़िलहाल बात करते हैं, ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है, नहीं लगा सकते हम उसको, ठीक। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है ये चीज़ भी क्लियर होगी, ठीक। फर्स्ट वाले केस में देखिए रेस्ट में कहानी थी तो न्यूटन के लॉ वैलिड थे, जैसे ही ए एक्सेलरेशन से मूव करने लग गए तो कहानी पूरी पलट गई। अच्छा, थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ तो कुछ नहीं है, बस सुनना है और लिखना है। थर्ड लॉ में क्या है, every action has an equal and opposite reaction। वाह, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया नियम है। देखिए भैया, अगर हमने कोई डब्बा ज़मीन पे रखा है m मास का, तो ये डब्बा ज़मीन को दबा रहा होगा एक फोर्स से, n फोर्स से, कांटेक्ट है ना डब्बे का, ठीक है। तो ज़मीन भी इसको एक रिएक्शन फोर्स दे रही होगी डब्बे को, ये n, ये एक्शन रिएक्शन लॉ है, ठीक। अगर किसी रस्सी पर हम कोई भी ब्लॉक लटका देते हैं मास का, ठीक, तो ये रस्सी क्या कर रही है, नीचे क्या लग रहा होगा, mg, अर्थ की वजह से, ठीक। और ये रस्सी ऊपर टेंशन लगा रही होगी इसको रोकने के लिए ताकि डब्बा नीचे न गिर जाए, और इसका रिएक्शन फोर्स भी टी ऊपर लग रहा होगा। ये क्या है, एक्शन रिएक्शन, ठीक, एक्शन रिएक्शन पेयर्स। देखिए डब्बा जब ज़मीन पर रखा हुआ है तो इस डब्बे पर एक और फोर्स लग रहा होगा, नीचे ज़मीन कौन, धरती माँ mg लगा रही होंगी, और ये धरती माँ को ऊपर खींच रहा होगा, कोशिश कर रहा होगा mg से खींचने की, लेकिन इसकी इतनी औकात नहीं कि ये खींच ले, ठीक। इसलिए ये फोर्स क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है कि ज़मीन को नहीं खींच सकते, अर्थ को नहीं खींच सकता ये लोग, ठीक। बट ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी रॉकेट, जो भी रॉकेट मोशन होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर ही बेस्ड होता है। तो ये थे न्यूटन के तीनों लॉ। आपने सूडो फोर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जाना। अब हम इसके आगे प्रॉब्लम्स करेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे। कल सूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, किस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तीनों जो लॉ के एप्लीकेशन से। ओके, थैंक यू।